इस क्लास में, इस वीडियो में हम महिला एवं बाल अधिकार अपराध पोर्शन के दो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से एक टॉपिक है आपका महिला सशक्तिकरण नीति, जिसे हम महिला नीति के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे महिला सशक्तिकरण नीति 2001 और उसके बाद 2016, और राजस्थान स्तर पे राजस्थान महिला नीति 2021 क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। बहुत ही संक्षिप्त रूप से और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पे यदि मैं बात करूं आपको, तो महिला एवं बाल अपराध पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में, लगभग 350 से ज्यादा क्वेश्चंस PYQs और प्रैक्टिस के रूप में टेस्ट फॉर्म में एप्लीकेशन पे अपलोडेड है। जाके आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड दोनों की अप टू डेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, चल रही हैं। हर रविवार को टेस्ट होता है। इसमें आपको यदि पेपर का स्तर जानना है तो एक एक टेस्ट आपके लिए फ्री कर रखा है, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत है तो पता कर सकते हैं। राजस्थान जी के, जिसमें आपके 50+ टेस्ट हैं, 26 प्रीवियस ईयर बेस्ड और 25 प्रैक्टिस सेट्स। तो लगभग आपके 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट फॉर्म में बिल्कुल, और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। टेस्ट को जब सबमिट करेंगे राजस्थान में क्या रैंकिंग है इसके बारे में भी पता चलेगा, है ना। 51 टेस्ट है विद सॉल्यूशन, एरर फ्री और अपडेटेड कंटेंट है। इसी के साथ साथ मैथ्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास। मिस्टर सर रोज लेते हैं, शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे क्लास लेते हैं मैथ्स की। तो देख सकते हैं उनके पढ़ाने का स्तर क्या है। 199 में वन फॉर ऑल, यानी ये बैच ले लेंगे तो हर बैच के लिए ये काम करेगा। इसी के साथ कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने 12th मंथ और सबकी जितने भी कोर्सेज हैं सबकी वैलिडिटी 12 महीने की है। और डाउट चैट, मिक्स टेस्ट और चैप्टर वाइज, कंप्यूटर की जो टेस्ट है वो चैप्टर वाइज है। ठीक है, और लगभग 69 टेस्ट सीरीज है इसमें, और आपसे 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके विद सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैथ्स के लिए भी टेस्ट सीरीज अपलोडेड है। इसमें 12 आपके टॉपिक्स हैं। भाई पहले आप पढ़िए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज है और विद सॉल्यूशन सबका आंसर दे रखा है। इसमें भी 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये रही आपकी कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज। और बाकी की टेस्ट सीरीज ऐसा ही है कि हर टेस्ट, हर टॉपिक जिस टॉपिक वाइज है, मेमोरी, नंबर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, चाहे आपकी मैथ्स के हो तो भी टॉपिक वाइज है, सब कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। और एक से ज्यादा है, ताकि हर बार आपको क्वेश्चंस नए देखने को मिले। ठीक है, एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। और इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, PDF के लिए, अपडेटेड मटेरियल के लिए और क्लासेस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, यानी राष्ट्र स्तर पे महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में आई थी। तो सबसे पहले पूछ ले, यहीं से क्वेश्चन बन जाए कि सर्वप्रथम इसको देखो, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बोल दो या राष्ट्रीय महिला नीति बोल दो, बात एक ही है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो नीति बनाई गई उसे महिला नीति कहते हैं। सर्वप्रथम लागू हुई 2001 में, और संशोधन होके दोबारा से जो नई महिला नीति है वो 2016 में लागू हुई है। ठीक है, 2001 और 2016। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो पूछ सकता है आपसे पेपर में। जैसे पहला पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दशक कौन से वर्ष को मनाया गया, कौन से दशक को मनाया गया। तो आप कहेंगे 1976 से 1985, ये 10 साल का जो दशक था वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया, महिलाओं को समर्पित था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे होता है, आपके याद करने के लिए बता दूं, उससे जस्ट पहले महिला दिवस 13 फरवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उससे 2 दिन पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, हालांकि हमने
राष्ट्रीय महिला आयोग और राजस्थान राज्य महिला आयोग दोनों के बारे में चर्चा कर ली है पहले से, वहां पे आप देख लेना। वहां पे डेट क्या लिखवाई थी मैंने, जनवरी 1992 यानी 1992 में, जनवरी 1992 में ही राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हो गई थी। महिला नीति बाद में आई, 2001 में आई, और अभी तो 2016 की चल रही है। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोबारा से, अंतरराष्ट्रीय महिला दशक 1976 से 1985, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस बोलो 12 फरवरी, और इसी तरह 13 फरवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना बोलो जनवरी 1992। याद हो गया, याद कर लेंगे साथ ही साथ। अब इसको देखो, आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑप्शन वाला है, तो इसको हम याद करेंगे नहीं, समझ लेंगे बस। ठीक है, कहीं ना कहीं आ जाए तो बोलने के काम आ जाए। राष्ट्रीय महिला नीति जो 2016 है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी नीति बनती है तो उसका कुछ पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, क्या करना है हमें, उस उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। महिला नीति है तो महिलाओं को ही समर्पित होगी, बालिकाएं हो सकती हैं, छोटी छोटी बच्चियां हो सकती हैं, किशोरियां हो सकती हैं जो स्कूल जा सकती हैं, उसके साथ साथ अविवाहित लड़कियां हो सकती हैं, फिर उसके बाद विवाहिताएं हो सकती हैं, है ना, एकल नारी हो सकती है, इसी के साथ साथ आपकी विधवाएं हो सकती हैं, परित्यक्ता हो सकती हैं, जितनी भी तरीके की महिलाएं, यानी सारा कुछ समर्पित है महिलाओं के लिए। आ जाइए, स्वास्थ्य और पोषण, सबसे पहले उनको खाना पीना तो मिलना चाहिए, स्वास्थ्य और पोषण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये नीति का उद्देश्य है कि उनके स्वास्थ्य और पोषण पे काम करना है। अच्छा, क्या क्या करना है, कह तो दिया कि स्वास्थ्य और पोषण पे सुधार करना इस नीति का उद्देश्य है, लेकिन क्या करना है, करना यह है कि एमएमआर का मतलब होता है मातृ मृत्यु दर, है ना, मदर मोर्टेलिटी रेट, जो जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत रिस्क रहता है मां को, तो जो मृत्यु होती है, मातृ मृत्यु दर है, उसको कम करना, एमएमआर को कम करना। कैसे कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, पोषण, अच्छा खाना देंगे, अच्छा केयर करेंगे, एमएमआर कम होगा। एक कार्यक्रम है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एक स्कीम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास स्कीम। तो ये स्कीम हमने पहले पढ़ ली थी, पहले ही क्लास में पढ़ी थी हमने, और इसमें क्या था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे प्लस मां और इसके साथ ही साथ स्कूल जाने वाली जो छात्राएं हैं उनका संपूर्ण विकास, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, लड़कियां हैं स्कूल जा रही हैं तो शिक्षा में वो स्कूल छोड़े ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उनको प्रोत्साहन मिले, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उनको छात्रवृत्तियां मिलती हैं ताकि लड़कियां पढ़ें। ये आईसीडीएस जो है, इनको ये एकीकृत है पूरा, मतलब आपको इसमें मां भी मिल जाएंगे, इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ किशोरियां भी, इनका पोषण होना चाहिए। ये स्वास्थ्य और पोषण कैसे सुधारेंगे, इस तरीके से सुधारेंगे। 1975 में स्टार्ट हुई थी और केंद्र सरकार की योजना है, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी। अच्छा, और क्या करेंगे, समय समय पे पोषण कार्यक्रम चलाएंगे, समय समय पे पोषण कार्यक्रम चलाएंगे, तो ठीक है, अभियान चला के, कार्यक्रम चला के। दूसरा, जब उनको स्वास्थ्य और शिक्षा मिल गया, स्वास्थ्य और पोषण मिल गया, तो अब दूसरा काम है उसको शिक्षा देना और उनके अंदर कुशलता बढ़ाना, कोई व्यावसायिक कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम करवा के उनकी कुशलता बढ़ाना, शिक्षा और कौशल, शिक्षा और कौशल। क्या होगा, शिक्षा कैसे बढ़ेगी, निश्चित रूप से छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से जैसे बहुत सारी हमारी देवनारायण स्कूटी वितरण योजना है ना, कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना है, तो बहुत सारी स्कूटी वितरण योजना है कि 10वीं 12वीं पढ़ती रहे लड़की, है ना, आगे से आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और डिजिटल साक्षरता में भी बढ़ावा देना है उसको, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, सब कुछ मोबाइल और कंप्यूटर का मामला है। तो शिक्षा और कौशल कैसे बढ़ाएंगे, अभियान चला के। आर्थिक सशक्तिकरण भी एक उद्देश्य है राष्ट्रीय महिला नीति का। स्वास्थ्य पोषण हो गया, उसके बाद वो पढ़ने लिखने गई, पढ़ने लिखने के बाद क्या होगा, कमाएगी, कमाएगी तो आर्थिक रूप से सशक्त होगी, ठीक है। अच्छा, आर्थिक रूप से सशक्त के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि केवल उद्देश्य बता देने से कुछ नहीं होगा,
सरकार क्या प्रयास कर रही है वो बताना पड़ेगा। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होगी, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होगी। और मुद्रा योजना सूक्ष्म ऋण के लिए, सूक्ष्म ऋण का मतलब छोटे छोटे ऋण, ऐसा नहीं कि 50,000 का 50 लाख का ऋण ले लिया या 1 करोड़ का ऋण ले लिया, क्योंकि महिलाएं हैं, ऋण देना भी तो वापस है, बैंक का भट्ठा बैठ जाएगा, बैंक का भट्ठा बैठ जाएगा। तो बैंक को थोड़ा ऋण देके और महिलाओं को सपोर्ट करना, जो महिलाएं आगे काम करना चाहती हैं, उद्योग धंधे में कुछ अपना कुछ करना चाहती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, जैसे गांव की औरतें हैं, इकट्ठा हो गई, उन्होंने एक समूह बना लिया, स्वयं सहायता समूह। अब वो कुछ करना चाहती हैं, छोटा उद्योग, घरेलू उद्योग लगाना चाहती हैं, तो उसके लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। उसी में से एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, आजकल इसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो यहां पे यह है कि बीपीएल, गांव की जो बीपीएल महिलाएं हैं, ग्रामीण बीपीएल, गांव की महिलाएं, क्योंकि 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है और 50% जो आबादी है वो अपनी महिलाओं की है। तो गांव की महिलाएं आगे बढ़ें, तो एसएचजी बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, और कुछ वो करना चाहती हैं, तो इसके तहत उनको कुछ सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, ऋण मिलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला, जब आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं तो थोड़ा सा हमें और सपोर्ट करना है उनके खिलाफ जो भी हिंसा हो रही है, ताकि वो खुल के काम कर सकें। हिंसा के खिलाफ सुरक्षा, उनकी हिंसा के खिलाफ सुरक्षा होगी। कैसे? घरेलू हिंसा अधिनियम आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? डोमेस्टिक वायलेंस 2015। कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। वो सारे अधिनियम इन्हीं के लिए बने हैं, इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। वन स्टॉप सेंटर्स, ठीक है, जिसको हम सखी केंद्र भी कहते हैं। ये ऑनलाइन एक पोर्टल है जहां पे महिला को हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। कौन सी महिला? जो पीड़ित है, क्या क्या मिलेगा उसको? सलाह मिलेगी, मनोवैज्ञानिक, मान लो उसको बहुत प्रताड़ित हुई है, उसका जो मन है वो अवसाद में है या डिप्रेशन में है, तो उसको मानसिक मनोवैज्ञानिक सहायता भी मिलेगी, परामर्श मिलेगा उसको। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं आपके। ठीक है, समझ में आ गई? कानूनी जो सहायता होती है, लीगल सहायता, वो भी मिलेगी यहां पे। तो वन स्टॉप सेंटर, एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा। इसी तरह से महिला हेल्पलाइन 181 है, तो ये सरकार ने, महिला हेल्पलाइन पे पुलिस आ जाएगी, है ना। तो ये सारी की सारी आप देखें कि महिला बटालियन की स्थापना हुई है राजस्थान में। तो समझ में आई बात कैसे क्या हो रहा है? यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हिंसा के खिलाफ उनकी सुरक्षा हो रही है। अच्छा, हिंसा के खिलाफ जब सुरक्षा हो गई तो मन में क्या आता है? एक आत्मविश्वास आता है। वो क्या करेंगी? अब राजनीति और सामाजिक में जाएंगी, राजनीति में भी जाएंगी और समाज में भी जाएंगी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी, वो घर से बाहर निकलेंगी। और इस स्थिति को बढ़ाने के लिए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण कर दिया है। पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच है, पंच है, इनमें 33% महिलाओं को आरक्षित कर दिया है। इसी के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी किसी राज्य में 30% है, किसी में 33% आरक्षण है, किसी में 35% आरक्षण है। तो आरक्षण महिलाओं को है। बात समझ में आ रही है? सामाजिक और भागीदारी सुनिश्चित हो गई, सामाजिक और राजनीतिक। इसके बाद जब सामाजिक राजनीतिक हो गई तो अब एक लास्ट चीज की बारी है जिसमें हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु बहुत तेजी से बदल रही है और तापमान लगातार बढ़ रहा है धरती का। तो हमें महिलाओं को भी साथ लेके चलने की जरूरत है। यह राष्ट्रीय महिला नीति का एक उद्देश्य है, क्योंकि जब भी कोई जलवायु परिवर्तन होगा तो सबसे ज्यादा जो असर है वो भारत जैसे विकासशील देशों पे पड़ेगा। और भारत जैसे विकासशील देशों में भी कहां पड़ेगा? गरीब आबादी पे। और गरीब आबादी कहां रहती है? मोस्टली गांव में रहती है। अच्छा, गरीबों में भी सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? महिलाओं पे पड़ेगा। महिलाओं पे पड़ेगा, लड़कियों पे पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि घर में ही हमारे भेदभाव होता रहता है। दूध का गिलास बच्चे को ज्यादा मिलेगा और बच्ची को थोड़ा मिलेगा। अब यदि भूखमरी की स्थिति हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया, तब तो महिलाओं और बच्चियों के साथ और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। इस कंडीशन को सोच के हमें उनको साथ लेके चलना है। यह भी राष्ट्रीय महिला
नीति का उद्देश्य है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। और देखो एसडीजी, एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 उद्देश्य निर्धारित किए हैं, 17 गोल्स निर्धारित किए हैं जिन्हें 2030 तक कंप्लीट करना है पूरे विश्व को। उसमें से एक जो उद्देश्य है, एक जो गोल है, वो है लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता को स्थान देंगे पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज में, तो वो आगे बढ़ेंगी, वो जागरूक रहेंगी जलवायु परिवर्तन के बारे में भी। बताओ इसमें कुछ याद करने की जरूरत है? मुझे लगता है सब मैंने आपको याद करा दिया। स्वास्थ्य, पहले स्वास्थ्य और पोषण, और दूसरा उसके बाद शिक्षा और कौशल, और उसके बाद तीसरा क्या होगा, वो जाएंगी आर्थिक सशक्तिकरण में। फिर चौथा क्या होगा, हिंसा के खिलाफ सुरक्षा होगी। पांचवा क्या हो जाएगा, मेरे साथ बोलते रहो, फटाफट जल्दी बोलो। पांचवा क्या हो जाएगा, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी होगी। और छठा, जलवायु परिवर्तन में भी भागीदारी होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय महिला नीति का उद्देश्य। और कमोबेश जब मैं आपको राजस्थान राज्य का महिला नीति उद्देश्य पढ़ाऊंगा तो कमोबेश यही मिलेगा आपको। ठीक है, यही सब आगे पीछे थोड़ा करके मिलने वाला है। तो दोनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है भाई। राजस्थान की कोई महिला नीति बनेगी तो राष्ट्र की जो नीति है उसी को फॉलो करेगी लगभग। ठीक, आ जाओ। तो ये राष्ट्रीय महिला नीति की बात हो गई। अब बात करते हैं राजस्थान महिला सशक्तिकरण नीति अथवा राजस्थान महिला नीति 2021 में आई है, अपनाई गई 2021 में। अच्छा, राज्य महिला आयोग की स्थापना याद करो। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी बताओ? जनवरी 1992 में। और राजस्थान की कब होगी, कब हुई राजस्थान की? लेट हुई है, 1999 में, 1999, 15 मई 1999। याद हो गया, 15 मई 1999, और वो है जनवरी 1992। आगे चलें, ये नीति देख लेना, ये इसके साल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य महिला नीति कब आई? 2021 में। साल याद है, वो 2001 था। ठीक है, और उसके बाद संशोधन भी तो हुआ था उसमें 2016 में। तो पहली नीति कब आई? 2001 में राष्ट्र स्तर पे, और संशोधन कब हुआ? 2016 में। आओ, ये जो सतत विकास लक्ष्य है, ये जो हमारी नवीनतम राज्य महिला नीति है, ऑब्वियसली जो वर्ल्ड में बनी है जो नीति, और जो राष्ट्र स्तर पे नीति बनी है, वो उसके अनुकूल ही बनेगी। केंद्र से बाहर तो जा नहीं सकता। तो एसडीजी में जो 2030 तक जो गोल्स तय किए गए हैं उसी के अनुरूप नवीनतम राज्य महिला नीति बनी हुई है। ठीक है, 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा जयंती के दिन। ठीक है, पहली राज्य महिला नीति 2000 में हुई थी। पहली राज्य महिला नीति कब जारी हुई थी? 2000 में हुई थी। लेकिन अभी कौन सी चल रही है? 2021 चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है? चलो, ज्यादा हो गया। 2001 2016 केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे क्या होगा? 2000 और 2021। खत्म हो गई बात, इतनी सी तो बात है। आ जाओ, राज्य महिला नीति 2021 का उद्देश्य क्या है? राज्य महिला नीति 2021 का उद्देश्य क्या है? तो अब फिर से याद करने मत बैठ जाना, वही सेम चीज है, वही सेम चीज है, बस थोड़ा सा हेडिंग देखते जाओ। देखो वहां पे आया था कि नहीं आया था? स्वास्थ्य और पोषण आया था कि नहीं आया था? आया था। यहां भी है। सुरक्षा नहीं आई थी? बिल्कुल आई थी, हिंसा से सुरक्षा। क्या वहां पे शिक्षा नहीं आई थी? शिक्षा और कौशल बिल्कुल आया था। राजनीतिक, सामाजिक, ये आर्थिक सशक्तिकरण नहीं आया था? बिल्कुल आया था। ऐसा ही वहां पे ये नहीं आया था क्या? राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी था कि नहीं था? बिल्कुल था। ऐसे ही उसमें और क्या था? ये था कि नहीं था? यहां पे चलो अब देखते हैं इसमें। ये देखो, जेंडर याद करने का तरीका बता रहा हूं। यहां पे भी जेंडर है, यहां भी जेंडर है, और यहां भी जेंडर है। ये राज्य महिला नीति की बात बता रहा हूं, राजस्थान राज्य महिला नीति का उद्देश्य। तो जेंडर 3 है। पहला जेंडर कहां है? जेंडर समानता, जेंडर में समानता होनी चाहिए। दूसरा, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। जो बजट है ना, उसमें महिलाओं के लिए खास प्रावधान होने चाहिए, खास रुपए बांटने चाहिए कि ये महिलाओं को जाएंगे, ये इतने रुपए जो हैं वो महिलाओं पे ही खर्च होंगे। उसे हम कहते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। जैसे आप देखेंगे कि शहरों में टॉयलेट्स नहीं है, आदमी लोग तो कहीं भी हल्का हो लेते हैं, लेकिन लेडीज के लिए टॉयलेट्स ही नहीं है।
इस बजट में 2000 राजस्थान बजट की बात करूं 2025-26 की, तो यहां पे 500 पिंक टॉयलेट बनाने की व्यवस्था है। ये क्या है? ये आपका जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट है। महिलाओं को खास ध्यान में रख के बजट में कुछ रुपए अलॉट किए गए हैं। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट, समझ में आ गई बात? चलिए, इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो यहां पे जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टिकोण, जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में एक लाडो योजना चल रही है जिसमें 1.5 लाख रुपए बच्ची को दिया जाता है अलग अलग किस्तों में। क्यों दिया जा रहा है? इतनी सारी योजनाएं क्यों चल रही हैं? चाहे कालीबाई भील स्कूटी योजना हो, चाहे देवनारायण वाली स्कूटी योजना हो, क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है ताकि लड़कियों के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है वो चेंज हो, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टिकोण हो, उनको गरिमा के साथ जीने का मौका और उनके अधिकार और उनकी स्वायत्तता की रक्षा हो। तो जेंडर पे 3 हो गए, कौन कौन से? जेंडर इक्वेलिटी, दूसरा जेंडर बजट, और तीसरा जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टिकोण। 3 हो गए जेंडर पे। अब चलो आ जाओ आगे देखो। अच्छा, जेंडर की बात आई है तो आपको पता है जेंडर 3 होते हैं, एक मेल, एक फीमेल, एक ट्रांस होता है, ट्रांस है ना, ट्रांस वुमेन। जो ट्रांस वुमन है, हमारे देश में ट्रांस वुमन भी बहुत सारी हैं, और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हमने क्या प्रावधान कर रखा है कि वो घरों में जाएंगी और बच्चा होगा तो नाचेंगी, गाएंगी और ताली बजाएंगी। क्या उनका हक नहीं है नौकरी करने का? क्या उनका हक नहीं है देश की विकास में योगदान देने का? बिल्कुल है। आपको जान के हैरानी होगी कि आजकल ट्रांसजेंडर्स भी दरोगा बन रहे हैं। देश की पहली जो ट्रांसजेंडर दरोगा है वो आपकी मानवी मधु कश्यप है, बिहार की। मानवी मधु कश्यप बिहार की हैं और वो देश की पहली ट्रांसजेंडर वुमन दरोगा है। तो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो ट्रांसजेंडर होना, ट्रांस वुमन होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ देखो, कार्यबल और वेतन और रोजगार में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। और 33% आरक्षण इसीलिए किया गया है ताकि महिलाएं पुरुषों के बराबर उनको रोजगार का मौका मिले। भेदभाव नहीं होना चाहिए, पैसे में भेदभाव नहीं, जितना पैसा उनको मिल रहा है उतना ही लेडीज को भी मिल रहा है, ठीक है। कानून और संबंधित संस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए। कानून सुदृढ़ होना ही चाहिए। आपने देखा है, चाहे डायन प्रथा हो और चाहे वो सती प्रथा हो और चाहे बाल विवाह हो और चाहे आपके कार्यस्थल पर लैंगिक प्रताड़ना से बचाने के लिए अधिनियम हो, कितने अधिनियम हमने पढ़े, वो सारे किस लिए हैं? ताकि उनके कानून और संस्थाएं कौन कौन सी, जैसे महिला आयोग हो गई आपकी, राष्ट्र स्तर पे महिला आयोग, राजस्थान स्तर पे महिला आयोग, तो ये महिला आयोग, ये संस्थाएं हैं, इनको मजबूत करना है। मानवाधिकार आयोग, अंतः और अंतर विभागीय समन्वय। अब इतने सारे डिपार्टमेंट खोल तो दिए महिलाओं के कल्याण के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, राजस्थान महिला आयोग, इसी के साथ महिलाओं के लिए अलग से पुलिस थाने खोल दिए आपने, मानवाधिकार वाले खोल दिए आपने। तो इन सेंटर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, तभी तो डेटा अच्छे से आ पाएगा, तभी तो वो लोग अच्छे से बैठ के कहीं एक जगह मीटिंग करें, ताकि एक साथ आने के बाद फायदा में ये मिलता है कि हमारा समय बचता है, ऊर्जा बचती है और जो नियम होता है बहुत स्ट्रांग बनता है। तो अंतः और अंतर विभागीय समन्वय, और इसी के साथ मीडिया, साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग, मीडिया टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए बार बार, है ना, विस्तार करने के लिए, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। मीडिया में इस प्रकार की यदि खबरें और महिलाओं और लड़कियों से रिलेटेड जो भी उनकी पॉजिटिव चीजें यदि हमें ज्यादा दिखाई जाएंगी तो समाज को ज्यादा दिखाई जाएंगी तो समाज क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। संस्थाएं कैसी होनी चाहिए? जेंडर संवेदनशील होनी चाहिए, जेंडर संवेदनशील संस्थाएं होनी चाहिए। और ये संस्थाएं जो मैंने आपको बताया, महिला आयोग हो गया आपका, ये सब जेंडर संवेदनशील ही तो हैं कि कोई भी अखबार में कोई भी जेंडर से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो बहुत संवेदनशील हैं ये लोग, तुरंत उस खबर को क्या करते हैं, कैच करते हैं और उस पर एक्शन करते हैं, ठीक है। पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना हो गया, ये सब क्या है? जेंडर संवेदनशील संस्थाएं। हो गया सारा याद करा दूं। देखो, जेंडर पे 3 है, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट और जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टिकोण। हो गया 3। आ जाओ, सबसे पहले क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मिलेगा।
स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। उसके बाद यदि कानून अच्छा है और उसकी संस्थाएं अच्छी हैं, संस्थाएं जेंडर संवेदनशील हैं, तो महिला जो है उसको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। वो राजनीति में जाएगी, समाज में जाएगी और आर्थिक रूप से सशक्त होगी। आर्थिक रूप से सशक्त होगी का मतलब क्या है कि वहां कार्यबल और वेतन और उसको रोजगार मिले, भेदभाव वहां पे होना। याद हो गया? ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अंतः और अंतर विभागीय समन्वय हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। इसी के साथ साथ ट्रांस वुमन का भी ध्यान रखा जाए। और लास्ट क्या बच गया? मीडिया, साइंस और टेक्नोलॉजी। तो याद कोई पूछेगा नहीं, बस ध्यान रखना है कि इससे बाहर कहीं ऑप्शंस ना निकल जाए, बस इतनी सी बात है। चलें आगे। अब ये क्या है? राज्य महिला नीति 2021 कार्य क्षेत्र, वो था उद्देश्य और यह है कार्य क्षेत्र। उद्देश्य और कार्य क्षेत्र में क्या अंतर होता है? उद्देश्य और कार्य क्षेत्र में अंतर बताता हूं मैं आपको। जैसे आपका उद्देश्य है सरकारी नौकरी लेना, लेकिन कार्य क्षेत्र क्या है? कार्य क्षेत्र यह होगा कि आपकी साइंस कमजोर है, उसको मजबूत करना। आपका कार्य क्षेत्र यह होगा कि आपके मैथमेटिक्स कमजोर है, उसको स्ट्रांग करना। आपका कार्य क्षेत्र यह होगा कि रीजनिंग कमजोर है, उसको स्ट्रांग करना। तो कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। उद्देश्य एक मोटा होता है और उसके नीचे छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो क्या होती है? कार्य क्षेत्र होती है। उद्देश्य तो हो गया, अब किन किन क्षेत्रों में काम करना है हमें वो पता होना चाहिए। आ जाओ, बहुत आसान है। जन्म, उत्तरदायिता, पोषण और स्वास्थ्य। जन्म से ही रिलेटेड सारा टॉपिक है, ये पॉइंट हो गया। जन्म होगा, उत्तरजीविता का मतलब उसके बचे रहने की संभावना, जो लड़की है उसके बचे रहने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए, लिंगानुपात कम हो जाएगा नहीं तो। पोषण और स्वास्थ्य देंगे तभी तो वो जिंदा रह पाएगी। तो ये सारा एक में ही हो गया। और इसके लिए क्या क्या होगा? ठीक है, चलो। इसके बाद फिर जन्म ले लिया उसने, पोषण, स्वास्थ्य हो गया, फिर वो शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए गई। उसके बाद वो आर्थिक रूप से क्या हुई? सशक्त हुई। और फिर क्या हुआ? जैसे ही आर्थिक रूप से सशक्त हुई, उसको सुरक्षा, संरक्षण और बचाव, यदि कानून मजबूत है तो फिर वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से क्या होगी? सशक्त होगी। और लास्ट में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। याद है आपको ये राष्ट्रीय वाला जो था ना उद्देश्य, राष्ट्रीय महिला उद्देश्य, और ये जो कार्य क्षेत्र है राजस्थान राज्य का, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी रहो आप। अब इनमें कौन कौन से काम है? ये तो टॉपिक हो गए। जन्म, उत्तरदायिता, पोषण और स्वास्थ्य, इसमें कौन कौन से काम करने हैं? तो लिंगानुपात को मेंटेन करना, स्वास्थ्य को बनाए रखना, उनके पोषण को बनाए रखना और साफ सफाई का ध्यान रखना। आपको पता है उड़ान योजना चल रही है राजस्थान में, जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाती हैं लड़कियों को और महिलाओं को साफ सफाई के लिए। स्वच्छता, साफ पानी, ये सब जरूरी है। और देखो सारी योजनाएं इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। दूसरा, शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या होगा? नामांकन और ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है लड़की पढ़ रही है स्कूल में और घर वालों ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी कि घर बैठ जा, तेरा भाई जा रहा है ना, तुझे क्या पढ़ने की जरूरत है, तू बाद में पढ़ लेना। उसको घर बिठा दिया, ड्रॉप आउट हो गई। आउट हो गई, ड्रॉप, बूंद बाहर गिर गई, तो ड्रॉप आउट यानी शिक्षा में वो थी और वो शिक्षा से आउट हो गई, तो ड्रॉप आउट, उसको कम करना। उच्च और तकनीकी शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहित करना, खेल कूद के लिए आगे बढ़ाना और सुरक्षित वातावरण देना, सुरक्षित वातावरण देना। उसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण, अब वो कमाने जाएगी, है ना। अब उसने शिक्षा प्राप्त कर ली तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सशक्त होगी। कैसे? कानून भी सहायता देगा और संपत्ति पर स्वामित्व, आजकल संपत्ति पर भी लड़कियों का स्वामित्व है। तो इस तरीके से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का सरकार प्रयास कर रही है। तो 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट क्या है? कानून, सुरक्षा और बचाव। अब सुरक्षा और बचाव के लिए क्या होगा? कुप्रथाओं पर रोक और कार्यवाही, जैसे सती प्रथा हो गई, आपकी डायन प्रथा हो गई, बहुत अब कम बची है, बाल विवाह हो गया। तो कुप्रथाओं पर रोक और उसके खिलाफ कार्यवाही यानी दंड मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कानून और न्याय व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कानून पढ़ाए ही हैं मैंने आपको। तो वो कानून किस लिए हैं? इसीलिए सुरक्षा, संरक्षण, बचाव। जैसे ही सुरक्षा, संरक्षण, बचाव मिलेगा, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण होगा। 33% पंचायती राज में आरक्षण है महिलाओं को,
सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है, ये इसी कारण से। और उसके बाद पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और आपदाएं, ये भी तो मैंने बात कही थी कि उनको साथ लेके चलना है हमें। तो ये हो गई आपकी क्या कार्य क्षेत्र। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली। राष्ट्रीय महिला नीति का उद्देश्य, ये कमोबेश यही था। राजस्थान राज्य महिला नीति का उद्देश्य और राजस्थान राज्य महिला नीति का कार्यक्षेत्र, यही है, बोलो। तो ये हो गया कंप्लीट आपका महिला सशक्तिकरण, चाहे राजस्थान स्तर पे हो और चाहे राष्ट्र स्तर पे हो। अब बात दूसरे पॉइंट की, एक बार मैं इसको सेव कर लूं। एक बार इसको सेव होने देते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो महिला नीति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो होने लग जाएंगे आपके। अब बात कर लेते हैं किसकी, महिला बाल अपराध अधिकार पोर्शन के बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, ये रहा आपका। ठीक है, ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, 3 पेज का है बस। ठीक है, और मैंने आपको बहुत ही आसानी से चीजों को समझाने की कोशिश की है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किताब की तरह ना हो, सब कुछ इंटरेस्टिंग बोर्ड पे लिखा हुआ हो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि लागू कब हुआ था, कब लागू हुआ था। तो 1986 है ना, तो इसी साल लागू हुआ था, 23 दिसंबर 1986 को। क्या नाम है इसका? बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम 1986, यानी बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। लड़का जो है किसी जगह पे काम नहीं कर सकता, प्रतिबंधित है। ठीक है, आ जाओ। विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर और शामिल है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया, तो अब जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे भारत में यह लागू है, इसका विस्तार है। कुल अध्याय इसमें 4 और कुल धाराएं हैं 26। लेकिन इस अधिनियम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक अनुसूची जोड़ी हुई है। इसमें एक क्या है? शेड्यूल है, अनुसूची है। तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 1 है। दोबारा से देखो, कब लागू हुआ था? 23 दिसंबर 1986 में। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसमें 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं, और अनुसूची कितनी है? 1 है। याद हो गया? आगे आ जाओ। अब मैं इसकी बात बताता हूं आपको कि यह अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है, यह अधिनियम कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 24 में पहले से ही संविधान में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। राज्यों को निर्देश दिया गया संविधान के माध्यम से, जब संविधान बना अनुच्छेद 24 में, कि राज्य जो है वो बाल श्रम को प्रतिबंधित करेंगे, खतरनाक कार्यों में नहीं लगाएंगे उनको। लेकिन एक कमी थी इसमें, अनुच्छेद 24 में कमी थी, बताया नहीं गया कि वो खतरनाक काम क्या है, किन में लगाया जा सकता है, किन में नहीं लगाया जा सकता। एक्चुअली क्या है, कुछ बच्चे अनाथ होंगे, तो अपना पेट पालने के लिए उनको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। तो हम पूरी तरीके से बाल श्रम को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। पहली तो बात यह है कि जनरली इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बाल श्रम को प्रतिबंधित करना। यदि कोई प्रश्न पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, रोक लगाना। लेकिन अंदर की बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अनाथ होंगे, जिनके मम्मी पापा नहीं होंगे। उनको अपना आजीविका पालने के लिए, पेट पालने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, मजदूरी। तो वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे, वो कौन कौन सी शर्तें होंगी जिनके तहत वो काम करेंगे, उन शर्तों को तय करने के लिए फिर आया इसमें जुड़ा क्या? नियमन। बाल श्रम को प्रतिबंध किया गया, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में नियमन किया गया कि इन में काम कर सकते हैं यदि कोई बच्चा करना चाहे तो। लेकिन खतरनाक क्षेत्र में तो कर नहीं सकता। लेकिन अनुच्छेद 24 में यह कमी थी
कि ये बताया नहीं कि खतरनाक क्षेत्र कौन कौन से हैं, खतरनाक क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बाल श्रम में खतरनाक क्या है और शेष क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां वो काम कर सकता है और वहां पे कार्य दशाएं क्या होंगी, अनुच्छेद 24 में इसका कहीं भी जिक्र नहीं था। ये कमी थी अनुच्छेद 24 की, और इसीलिए ये अधिनियम लाना पड़ा 1986 वाला, जो कि बताता है कि कहां काम कर सकता है और कहां नहीं। अनुसूची जो एक है ना, इसमें दो भाग हैं, भाग क और भाग ख, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए बताता है कि कौन कौन से प्रतिबंधित कार्य हैं। कितने प्रतिबंधित कार्य हैं? कुल 18 हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में बच्चा काम नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट का कार्य नहीं कर सकता बच्चा, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता, नौकर का काम नहीं कर सकता, ढाबे का कार्य नहीं कर सकता, सर्कस का कार्य नहीं कर सकता, या डाइविंग का मतलब गोताखोरी का काम बच्चा नहीं कर सकता। इन क्षेत्रों में बच्चे को नहीं लगाया जा सकता। टोटल 18 हैं। कहां जिक्र है? अनुसूची के भाग ए में, पार्ट क में जिक्र है इसका। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। भाग जो ख है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, क्षेत्र बताएगा। क्षेत्र क्या होंगे? जैसे, और कुल कितने क्षेत्र हैं? 65 है। जैसे बीड़ी उत्पादन एक क्षेत्र है, इसमें बच्चा नहीं काम करेगा। माचिस उत्पादन, माचिस निर्माण, इसमें बच्चा काम नहीं करेगा। विस्फोटक निर्माण, पटाखे बनाना, इसमें बच्चा काम नहीं करेगा। खनन क्षेत्र, इसमें बच्चा काम नहीं करेगा। तो ऊपर क्या था? कार्य था, और नीचे क्या है? क्षेत्र है। भाग क में तो कार्य बताया है। कार्य मतलब जैसे होता है ना कि आप कार्य करते हैं, मुझे 2 किलोमीटर रोज चलना है, तो ये कार्य है आपका। मुझे आज मैथ्स पढ़नी है, ये आपका कार्य है। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है पढ़ाई, क्षेत्र है अध्ययन, क्षेत्र है शिक्षा। तो क्षेत्र और कार्य में फर्क होता है। कार्य कितने हैं? 18 कार्य, और क्षेत्र कितने हैं? 65 क्षेत्र है। क्षेत्रों का जिक्र भाग ख में है, कार्यों का जिक्र भाग क में है। समझ में आ गया? और ये कहां है? ये इस अधिनियम में, ये अनुसूची है। और इससे जो अनुच्छेद 24 में कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए यह अधिनियम बना, ताकि स्पष्ट हो जाए कि बच्चा कहां काम कर सकता है और कहां नहीं कर सकता। याद हो गया? अब आ जाओ धारा 2 पे। इस अधिनियम की धारा 2, आपको पता है धारा 1 जो होती है वो तो परिभाषा और विस्तार से रिलेटेड होती है, लेकिन धारा 2 में हमेशा परिभाषाएं होती हैं। इतने अधिनियम आपने मेरे साथ पढ़ लिए, धारा 2 में हमेशा परिभाषाएं होती है। और धारा 2 की उपधारा 2 में बालक श्रम को परिभाषित किया गया है, और कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र का बालक जो है, उसके द्वारा कोई श्रम किया जाता है तो उसे हम बाल श्रम कहेंगे। 14 साल से कम उम्र। लेकिन ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने बाल श्रम की परिभाषा थोड़ी अलग दे रखी है। इसने कहा है कि हम 15 साल से कम उम्र के बच्चे को मानेंगे कि बाल श्रम है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे से यदि श्रम हो रहा है तो हम बाल श्रम मानेंगे ILO के हिसाब से। लेकिन भारत की अपना जो अधिनियम है उसमें कहता है कि 14 साल से कम उम्र का जब बच्चा यदि श्रमिक का काम कर रहा है तो वो बाल श्रम है। तो पेपर में आपको भारत वाला ही पूछेगा, ILO का पूछ ले तो अलग से तो 15 का बताना कि 15 से कम उम्र का। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, दोबारा से देख लो। लागू कब हुआ? 1986 में, 23 दिसंबर को। इसके बाद इसमें धाराएं कितनी हैं? टोटल 26 हैं। अध्याय कितने हैं? 4 हैं। अनुसूची कितनी है? 1 है। पार्ट 1 में, पार्ट क में क्या जिक्र है? कार्यों का जिक्र है, 16 कार्य जो नहीं कर सकता, और 65 जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है भाग ख में, यानी पार्ट बी में। बाल श्रम धारा 2 की उपधारा 2 कहती है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा श्रम कर रहा है तो बाल श्रम है, और ILO कहता है 15 साल से कम उम्र का बच्चा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आ जाओ। अब टोटल धाराएं 26 हैं। हमें सारी धाराएं नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। चैप्टर 2 जो है वो किसके बारे में है? बाल श्रम प्रतिबंध किए जाने के संबंध में। बाल श्रम प्रतिबंध है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो चैप्टर 2 में है, अध्याय 2 में है।
अध्याय 2 में भी धारा 3, 4 और 5 इन तीनों में है। धारा 3 क्या कहती है? बाल श्रम प्रतिबंधित है, ये कहती है धारा 3। पूछ लेगा किस धारा के अंतर्गत ये कहा गया है कि बाल श्रम प्रतिबंधित है? धारा 3 के अंतर्गत। और धारा 3 में भी क्या वो कहता है कि भाग क और भाग ख, जो अनुसूची बताई थी आपको, भाग क और भाग ख, उस अनुसूची में जो भी कार्य और क्षेत्र है उनमें प्रतिबंधित है। लेकिन पारिवारिक कार्य, यदि बच्चा पारिवारिक कार्य कर रहा है, बच्चे के घर में कोई दुकान है, उस पे मान लो उसके पापा बैठते हैं, पापा कोई काम से चले गए, तो बच्चा यदि उस पे बैठ गया, गल्ले पे बैठ गया, तो उसको हम बाल श्रम नहीं मानेंगे। 14 साल से कम उम्र का बच्चा, तो पारिवारिक कार्य है तो हम उसको बाल श्रम में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन भाग क और भाग ख, उसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र और कार्य हैं उसके अंतर्गत बच्चे को श्रम में लगाना क्या है? रोक है, प्रतिषेध है। बाल श्रम पे प्रतिषेध है, धारा 3 कहती है। धारा 4 कहती है कि इस धारा में संशोधन किया जा सकता है, इस अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा? संशोधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। कौन सी धारा? धारा 4 के अंतर्गत। अच्छा, ध्यान रखना, संशोधन होगा क्या? संशोधन में यही होगा कि ये क्षेत्र जो है और जोड़ दिए हमने कि इनमें बच्चा और काम नहीं कर सकता। तो यदि आप संशोधन कर रहे हो तो इसकी सूचना आपको 90 दिन पहले देनी पड़ेगी। अखबार में 90 दिन पहले इसकी अधिसूचना देनी पड़ेगी कि हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, ताकि जो नियोक्ता है, जो मालिक है उस क्षेत्र का, जिसको आप प्रतिबंधित करना चाहते हो, वो बच्चे को काम से हटा सके उस चीज को। तो ऐसा ना हो कि अचानक से आपने संशोधन कर दिया और पता ही नहीं चला लोगों को कि इन क्षेत्रों को और शामिल कर लिया है जहां पे बच्चा काम नहीं कर सकता। तो 3 माह पहले अधिसूचना देना बहुत जरूरी है सरकार के द्वारा, धारा 4 कहती है। धारा 5 कहती है संशोधन हेतु, संशोधन करेगी तो क्या प्रक्रिया है? संशोधन हेतु गवर्नमेंट जो है एक संस्था की हेल्प लेगी, और वो संस्था क्या है? चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। इस समिति की सलाह पर ये सब करेगी। और साथ ही साथ ये जो चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी है, इसका संगठन क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो इसकी संरचना क्या होती है? एक अध्यक्ष होता है और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य हो सकते हैं। एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। दोबारा से देखो, धारा 3 क्या कहती है? बाल श्रम प्रतिषेध है, भाग क और भाग जो शेड्यूल में भाग क और भाग ख में जो वर्णित है, लेकिन पारिवारिक कार्य शामिल नहीं है। धारा 4 कहती है संशोधन हो सकता है, केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन उसकी अधिसूचना 3 माह पहले देना हो। और धारा 5 कहता है कि बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह पे कर सकती है, और बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति की संरचना क्या है? एक अध्यक्ष और 10 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। अब चैप्टर 3 अध्याय 3 में नियमन की बात है। नियमन का मतलब रेगुलेशन है, रेगुलेट करना। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। धारा 6 कहती है किन कार्यों में बाल श्रम हो सकता है, उसके बारे में बताती है धारा 6। धारा 3 कहती थी नहीं हो सकता, किसमें? और धारा 6 कहती है किन में हो सकता है। और किन में हो सकता है? शेड्यूल ए और शेड्यूल बी, शेड्यूल का पार्ट ए और पार्ट बी को छोड़ के जितने भी काम बच गए उसमें हो सकता है। तो उन क्षेत्रों में काम कैसे होगा उसको रेगुलेट करने के लिए चैप्टर 3 है। धारा 7 कहता है कि जिन क्षेत्रों में व्यक्ति काम करेगा, बालक काम करेगा, उसमें कार्य करने के घंटे कितने होंगे। और यह प्रश्न आ सकता है कि बच्चा कितना घंटा काम कर सकता है। तो बच्चा मैक्सिमम 6 घंटे काम कर सकता है 24 घंटे में से। एक दिन में यानी 24 घंटे में 6 घंटा बच्चा काम करेगा, और उसमें भी कार्य और प्रतीक्षा दोनों की अवधि जुड़ी रहेगी। कार्य और प्रतीक्षा की दोनों की अवधि जुड़ी रहेगी। कार्य का मतलब कि बच्चा जितना घंटा काम कर रहा है, और प्रतीक्षा का मतलब यदि बच्चा काम नहीं स्टार्ट किया और उसको आप वेट करवा रहे हो। मान लो दुकान पे एक बच्चा काम करता है, वो बच्चा आया, आपने कहा कि रुक जा थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूं, 1 घंटे बाद जो है तू अपना काम स्टार्ट कर देना। अब बच्चा जो वेट कर रहा है 1 घंटा, वो भी 6 घंटे में काउंट होगा। तो कार्य और प्रतीक्षा दोनों मिला के 6 घंटा 24 घंटे में से।
और एक बार में मैक्सिमम 3 घंटा ही काम कर सकता है, एक बार में मैक्सिमम 3 घंटा ही काम कर सकता है। और इसके बीच में उसके बाद 1 घंटा उसको रेस्ट देना पड़ेगा, इंटरवल देना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर 3 घंटा, 3-3 घंटे की शिफ्ट होगी। समय जो है आप 7 बजे रात से 8 बजे सुबह तक काम नहीं करवा सकते उससे, यानी सुबह के 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक करवा सकते हो, लेकिन रात को आप काम नहीं कराओगे उससे। ओवर टाइम नहीं करा सकते, और बच्चे को एक साथ 2 प्रतिष्ठानों में काम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि बच्चा 6 घंटा एक जगह काम कर रहा है और बच्चा दूसरी जगह 6 घंटा और काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं, एक जगह ही काम करेगा, 6 घंटे काम करेगा, 3-3 घंटे की शिफ्ट में काम करेगा, बीच में एक इंटरवल आएगा उसका 1 घंटे का, और इसी के साथ साथ 2 प्रतिष्ठानों में एक साथ काम नहीं कर सकता। क्लियर है मामला? समय जो है वो 7 बजे शाम से सुबह के 8 बजे तक काम नहीं करेगा। छुट्टी की बात करो, पूछ ले छुट्टी, तो छुट्टी सप्ताह में उसको 1 दिन मिलेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि रविवार को मिले या सोमवार को मिले या बुधवार को मिले, डिपेंडिंग अपॉन द नियोक्ता, जो जॉब देता है उस पर डिपेंड करता है कि आप छुट्टी किस दिन देते हो। नियोक्ता द्वारा प्री डिसाइडेड होगा, लेकिन जब डिसाइडेड हो गया तो 3 माह में उसे बदला नहीं जा सकता। आप ऐसा नहीं कि हर सप्ताह ही या हर महीने ही उसको बदल रहे हो कि इस बार बुधवार को छुट्टी रख ले, इस बार गुरुवार को रख ले, इस बार शनिवार को रख ले, नहीं, 3 महीने में केवल एक बार ही बदला जा सकता है उस छुट्टी का दिन। इसी के साथ साथ जो छुट्टी आपने डिसाइडेड की है, उस छुट्टी को आपको ऐसी जगह चस्पा करना पड़ेगा ताकि हर कोई देख सके उसको। क्या लिखा है? इसे सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करना होगा। अब देख लो कितना उल्लंघन होता है बाल श्रम का अपने इंडिया में, क्या होता है ये सब, इतना कहीं हम देखते हैं इतना पालन? धारा 8 कहती है छुट्टी, छुट्टी की बात बता दी मैंने आपको। धारा 7 कहती है कार्य के घंटे, और धारा 8 कहती है छुट्टी कितनी होगी। तो छुट्टी 1 मिलेगी उसको, वो भी प्री डिसाइडेड होगी, और 3 महीने में एक बार ही उसका दिन बदला जा सकता है, और जहां पे चस्पा होगी वो सार्वजनिक, मतलब जहां पे सब लोग देख सकें, उस जगह पे वो सूचना चस्पा की जाएगी कि इस तारीख को छुट्टी रहेगी। धारा 9 क्या कहता है? इंस्पेक्टर को सूचित करना। धारा 9 कहता है इंस्पेक्टर को सूचित करना, यानी यदि कोई नियोक्ता मालिक बच्चे को रखता है नौकरी पे, भाग क और भाग ख को छोड़ के, ऐसे क्षेत्रों को छोड़ के, तो लेबर इंस्पेक्टर को, श्रम निरीक्षक को सूचित करना पड़ेगा चला के। समझ में आ गई बात? दोबारा देख लो। धारा 3 क्या कहती है? बाल श्रम प्रतिबंधित। धारा 4 क्या कहती है? संशोधन कर सकती है केंद्र सरकार। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि संशोधन हेतु एक समिति की सलाह लेगी, और उस समिति का नाम क्या है? चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। धारा 6 क्या कहती है? किन किन क्षेत्रों में काम कराया जा सकता है। धारा 7 क्या कहती है? काम के घंटे। धारा 8 क्या कहती है? छुट्टी। धारा 9 क्या कहती है? लेबर इंस्पेक्टर को सूचित करना पड़ेगा। बोलो याद हो गया कि नहीं हो गया? आ जाओ, धारा 9 की ही बात कर रहा हूं मैं। धारा 9 जो है, जिसमें कहा गया था कि बाल श्रमिक रखे जाने के 30 दिन के भीतर लेबर इंस्पेक्टर को सूचित करना पड़ेगा नियोक्ता को। नियोक्ता जो है वो इंस्पेक्टर को सूचित करेगा कि मैंने बच्चे को रख लिया है काम पे 30 दिन के अंतर्गत, जिस दिन रखा है उससे 30 दिन के अंदर। ये कौन कहता है? धारा 9 कहती है। यदि धारा 9 का उल्लंघन पाया गया तो क्या होगा? उस नियोक्ता को, जो मालिक है, उसको मैक्सिमम 1 माह की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना मिलेगा। धारा 10 क्या कहती है? आयु संबंधी विवाद। मान लो लेबर इंस्पेक्टर ने छापा मारा कहीं किसी जगह पे, और वहां पे बाल श्रम करता हुआ कोई लड़का पकड़ा गया, लेकिन अब उसकी आयु कितनी है ये पता नहीं चल पा रही। मालिक कह रहा है कि ये तो 14 साल से ऊपर का है, 16 साल का लड़का है, ना तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, ना स्कूल में कोई टीसी में कहीं उसका नाम है, पता ही नहीं, ना आधार कार्ड है उसके पास, नहीं पता चल पा रहा है। तो आयु संबंधी विवाद हो गया। इस आयु संबंधी विवाद के लिए फिर क्या होगा? लेबर इंस्पेक्टर मेडिकल अथॉरिटी को संपर्क करेगा, मेडिकल बोर्ड को संपर्क करेगा, और मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि बच्चे की रियल उम्र क्या है। तो धारा 10 आयु संबंधी विवाद के बारे में बताएगा। चैप्टर 4, इसमें धारा 14, धाराएं याद रखनी है, चैप्टर नहीं पूछता है, अध्याय नहीं पूछता है, धाराएं पूछता है। धारा 14 दंड का प्रावधान करती है कि यदि कोई नियोक्ता
14 साल से कम उम्र का। ये तो हुआ कि आपने टाइमली उसको इंफॉर्मेशन नहीं दिया इंस्पेक्टर को। अब ये इस अधिनियम का पूरा उल्लंघन करने की बात पर दंड जो है वो धारा 10 में दिया गया है कि 14 साल से बच्चे को आपने काम पे रख लिया, ठीक है, और वो भी भाग क और भाग ख वाली श्रेणी में। दंड क्या मिलेगा? नियोक्ता को। पहली बार पकड़ा गया, पहली बार यदि पकड़ा गया तो इस बार उसको 3 माह की जेल, कम से कम 3 माह, 3 माह से कम नहीं होगी, 3 माह तो मिलेगी ही मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा 1 साल मिल सकती है। अच्छा, इसी के साथ 3 माह की जेल और कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल की जेल और 20,000 रुपए का जुर्माना। तो 3 साल से 1 साल की जेल और 10,000 से 20,000 रुपए का जुर्माना। कम से कम 10,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000। सेकेंड बार पकड़ा गया तो मिनिमम 6 महीना। अब देखो डबल हो गया, ये 3 महीना था, अब डबल दूसरी बार पकड़ा गया ना, तो अब मामला गड़बड़ है। अब 3 माह से 6 माह हो जाएगा और मैक्सिमम 1 साल से 2 साल हो जाएगा। पहले 1 साल था, अब दूसरी बार पकड़ा गया तो ज्यादा से ज्यादा सजा उसको 2 साल मिलेगी। अच्छा, और जो फाइन है वो 10,000 और 20,000 का ही है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही भाई? दूसरी बार पकड़ा गया तो कम से कम 6 महीना और 10,000 रुपए का जुर्माना, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल और 20,000 रुपए का जुर्माना। तो यह है धारा 10। यह है आपका बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम, जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। 14 साल से कम बच्चे को काम पे लगाना और खासतौर से भाग क और भाग ख में वर्णित क्षेत्रों और कार्यों में लगाना। कार्य हैं आपके 15, 16, और जो आपके क्षेत्र हैं वो आपके कितने हैं? कार्य जो है आपके 18 हैं और जो क्षेत्र हैं आपके वो है आपके 65। धारा 3 क्या कहती है? बाल श्रम प्रतिबंध है। आईएलओ कहता है 15 साल से कम उम्र का बच्चा बाल श्रमिक। भारत का जो अधिनियम है वो कहता है 14 साल से कम का। 4 अध्याय हैं, ठीक है, और इसमें टोटल 26 धाराएं हैं, और उसके बाद इसमें एक अनुसूची है। धारा 3 कहती है बाल श्रम प्रतिबंध, धारा 4 कहती है, क्या कहती है? संशोधन केंद्र कर सकता है। धारा 5 कहती है कि किस समिति की मदद से की जाएगी। धारा 6 कहती है किन में वो काम कर सकता है। धारा 7 कहती है कार्य के घंटे। धारा 8 कहता है छुट्टी, और धारा 9 क्या कहता है? बोलो क्या कहता है? इंस्पेक्टर को सूचना दी जाएगी, अन्यथा दंड मिलेगा। और धारा 10 जो है इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को, ये बात है, ठीक है, सॉरी, धारा 14 जो है वो इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले के लिए सजा का प्रावधान करती है। और धारा 10 क्या कहती है? आयु संबंधी विवाद के लिए मेडिकल बोर्ड की सलाह ली जाएगी। तो ये है आपका बाल श्रम अधिनियम। उम्मीद करता हूं अब कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर राय रखें। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए अधिनियम के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।